हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया हो गए और स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है अर्पित सर, जो अभी केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। कहाँ इनकी पोस्टिंग है, क्या बढ़िया इनकी जर्नी रही और इनकी रैंक क्या थी, कोचिंग बिना कोचिंग के इन्होंने तैयारी की, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, कौन से टीचर सबसे बेस्ट है और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है भाई, तब तक अगर आप भी का भी कहीं सिलेक्शन हुआ है और आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हमें मैसेज कर दीजिए। हम हमेशा आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले तो सर स्वागत आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया लगा आप आए और बस अब बच्चों को वो सारी बातें बताना जो कभी आप जब एस्पिरेंट थे तब आप किसी से सुनना चाहते थे। तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम अर्पित मिश्रा और मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में कार्यरत हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 193 थी, स्कोर 149.75 और इंटरव्यू में अराउंड 55-56 मार्क्स थे। मेरा होम टाउन मिश्रिक है और ये सीतापुर से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है और मैं केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में हूँ। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में। ठीक है। तो जैसा कि लोगों के अंदर एक थॉट रहता है कि हमारी ज्वाइनिंग काफ़ी बाहर हो सकती है और हम काफ़ी दूर रह सकते हैं घर से, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई एम वेरी लकी कि मतलब मैं घर के पास ही में पोस्टेड हूँ अभी। सर ये कहाँ तक पॉसिबल है कि बच्चा कितनी रैंक लेके आए या कितने मार्क्स लेके आए कि उसकी पोस्टिंग उसका स्कूल उसके घर के आसपास से मिल जाए उसको। सर जैसा मैंने कहा कि मैंने पहले ऐड किया कि आई एम वेरी लकी कि अभी तक हम देखते आ रहे थे रैंक का या इन सब चीज़ों का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं था, बट इस बार जो जानकारियां मिली उनके अकॉर्डिंग ऐसा हमने पाया कि जिनकी रैंक जितनी ज़्यादा अच्छी है उनको घर के उतना पास रखा गया है। मोस्टली ऐसी कोशिश की गई है। ठीक है। जैसे कि हमारे टीचर्स जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि अराउंड 300 तक जो लोग रैंक्स में थे उन्हें अपने घर के आसपास या फिर किसी आसपास के जिले में पोस्टिंग मिल गई। ठीक है। और जो लोग 800 रैंक के अंदर में थे मोस्टली ऐसा कोशिश की गई है कि उन्हें उनके स्टेट में ही रखा जाए। तो रैंक का इस बार असर पड़ा है जो कि पीछे के एग्जाम्स में नहीं पड़ रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर चेंज हुआ? नॉर्मलाइजेशन के पहले जो मार्क्स थे मेरे वो 144.5 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 149.75 हो गए थे। ठीक है। तो अराउंड वही 5 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स बढ़े। और मेरा जो एग्जाम था वो सर 21 को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि पहले ही दिन मेरा एग्जाम हुआ था और पहली शिफ्ट में हुआ था। तो जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में पेपर होता है उनको एक ये तो ड्रॉबैक रहता है कि उनको ये नहीं पता होता कि एग्जाम किस लेवल का आएगा, क्या उसका पैटर्न होगा, है ना। हमें तो जानकारी नहीं थी। मतलब इस बार का जैसे अगर एग्जाम्स का पैटर्न जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं उन्हें पता होगा कि इस बार जो क्वेश्चंस आए वो क्लास 3rd to 5th की बुक से आ गए। हिंदी के क्वेश्चंस पैराग्राफ उठा के दे रहे हैं, वहां से पूछ रहे हैं कि कौन से चैप्टर से है ये। अब हमने वो पढ़ा तो नहीं था तो हमें पता भी नहीं था कि वो चीजें हैं कि नहीं है। एक अब उसके बाद के जो जिन लोगों ने मतलब शिफ्ट में एग्जाम दिए उन्हें पता ये हो चुका था कि क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरा पढ़ लिया। तो ठीक है, फिर वही सर आपको ये फायदा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 5 नंबर बढ़ गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कंपनसेट सा हो गया। ठीक है भाई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में भाई सबके अपने अपने व्यूज रहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए, या ये प्रोसेस ही हटा देना चाहिए? क्या है क्या नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बता सकते हो। केवीएस का पैटर्न हम लास्ट 3 वैकेंसी देखे, मतलब 2017, फिर उसके बाद हम जिसमें सेलेक्ट हुए थे 2018-19, उसके बाद 2022-23, तीनों बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो अब की बार जो एग्जाम होने वाला है इसके बारे में बच्चों का क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्या अभी भी बदलेगा या फिर जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स है उनको ही मद्देनजर रखते हुए बच्चे अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं? सर केवीएस का जैसा पैटर्न रहा है, अगर हम जैसे कि आपने अभी बताया कि पिछले 3 बार के अगर एग्जाम्स पे हम फोकस करें तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, पैटर्न में, और ऐसी उम्मीद की जा रही है इस बार भी कि रूल्स कुछ तो चेंज होने हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कितना भी रूल्स बदल जाएं वो नहीं बदलने वाली है। जैसे कि आपके सिलेबस के पार्ट से अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स लें, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। आप कितना भी पैटर्न बदल जाएगा तो ये सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो तो वही रहना है।
तो एटलीस्ट आपको वो तो तैयार करना पड़ेगा। वो आपकी वो पेडागोजी pedagogy, साइकोलॉजी psychology, नहीं बिल्कुल। बदलने वाली, ये तो नहीं रहेगी रहेगी, हिंदी रहेगी इंग्लिश रहेगी, ठीक है सर। तो अब आ जाते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारा पैटर्न है 2023, उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, किस सब्जेक्ट का क्या लेवल था, और बच्चों को क्या उसी लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए या अभी क्या दिमाग में रख के तैयारी करनी चाहिए, वो एक बार उसके बारे में बात कर लीजिए। सर प्रीवियसली जो एग्जाम अभी हुए उनमें अगर ध्यान दिया जाए तो जो एग्जाम्स का पैटर्न था वो 60% मार्क्स आपके रिटन एग्जाम से ऐड किए गए और 40% मार्क्स आपके इंटरव्यू के। और जैसा कि हमें पता है कि 180 मार्क्स का रिटन एग्जाम था और 60 मार्क्स का इंटरव्यू। तो 180 मार्क्स में फिर बाइफर्केशन है, जैसे कि लैंग्वेज स्टार्टिंग के मतलब जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले लैंग्वेज आपको आएगी 20 मार्क्स की, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी। ठीक है। उसके बाद जीएस था 10 मार्क्स का, जीएस और जीए। फिर 5 मार्क्स का कंप्यूटर, 5 मार्क्स रीजनिंग, 40 हो गया। उसके बाद हमारा 60 मार्क्स की सब्जेक्ट मतलब पेडागोजी थी। और उसके बाद 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न में आपका हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स, ये चारों ही 20-20 मार्क्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। तो टोटल हमारा 180 मार्क्स का ये रिटन पेपर हो गया। ठीक है। और उसके बाद 60 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होना है। ये अभी तक का एग्जिस्टिंग पैटर्न है केवीएस का, जो अगर चेंज होता है तो आगे देखा जाएगा, बट फिलहाल तो यही है। तो इसमें सर अब किस लेवल का, जैसे हिंदी इंग्लिश की बात करें हम, सब्जेक्ट कंसर्न में भी हिंदी इंग्लिश आती है और स्टार्टिंग में भी हिंदी इंग्लिश आती है, 10 नंबर की लैंग्वेज। तो अब एक एक करके सर अगर एक एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टफनेस, कि भी सबसे पहले हम बात करें तो पेडागोजी 60 मार्क्स की आएगी, इससे ऊपर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जो इतने मार्क्स का आएगा। बिल्कुल। तो बच्चे अगर 60 नंबर की पेडागोजी के बारे में तैयारी करना चाहें तो आप एक बार उसके बारे में बताइए। सर सबसे ज़्यादा एक्चुअली जैसा आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमें कवर करना है कोई पार्ट तो वो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी और फिर लीडरशिप। तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप करके ये जो पार्ट दिया गया है 60 मार्क्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। अगर आप 45 to 50 मार्क्स यहाँ पर गेन कर ले जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे कंपटीशन में आ जा रहे हो, जैसा कि मैंने देखा है। अगर आप इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, क्वेश्चंस की बराबर प्रैक्टिस अगर करते जा रहे हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ये सोचा है कि मैंने पढ़ लिया है और हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि केवीएस में ना सर एक चीज देखी जाती है, आपने जो कहा ना प्रैक्टिस की बात जी, केवीएस में आपको एज इट इज फैक्ट्स नहीं पूछते, वो क्वेश्चन ही ऐसे कंफ्यूजिंग पूछेगा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप प्रैक्टिस करके ही उनको टैकल कर पाओगे। और सर अभी के अगर लेवल की बात की जाए, अभी आप जैसे हम देखते हैं कि सीटेट के पेपर पहले हुआ करते थे, तो जो क्वेश्चंस का लेवल था और जो अब क्वेश्चंस का लेवल है, दोनों में काफी चेंजेस हैं। हाँ। अगर उनकी मतलब स्टैंडर्ड की बात की जाए तो काफी हायर स्टैंडर्ड उनका हो चुका है। मतलब अब चाइल्ड साइकोलॉजी और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, आप ऐसा नहीं कि आपने रट लिया और आप कर लेंगे, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। आपको एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके उसमें ना कंटेक्स्ट में एक बात बताता हूँ, जैसे केवीएस में भाई हर महीने ना एक एग्जाम होता है, लेट एग्जाम। तो पहले क्या होता था, मान लो हमने एक चैप्टर करवाया तो वो डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन पूछ लेते थे हम कि बताइए बिशन की दिलेरी का लेखक कौन है, बिशन की दिलेरी में बिशन ने क्या दिलेरी दिखाई, 4 ऑप्शन दे दिए, खत्म। डायरेक्ट मतलब या तो आंसर आता है या नहीं आता। अब किस टाइप का लेट बनता है, अब रीजनल लेवल पे आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बेस्ड आपका लेट एग्जाम होता है हर महीने बच्चों का। और उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको 3 लाइनें दे देगा कि इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इनमें से कौन सा प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल। तो वो फिर 4 क्वेश्चन बनाएगा उन पंक्तियों में से। अब कौन सा एक क्वेश्चन है तो उन 4 पंक्तियों के बेस पे बन सकता है, वो बच्चों को छात्र। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जब बच्चों से इस लेवल की एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट कर रहा है केवीएस, तो एक टीचर से क्या वो प्रॉपर्ली फोकस कर रहे हैं कि आप में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। हाँ। इसके लिए बुक्स सोर्सेज वो थोड़ा सा बात बता दो सर। अगर हम पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो उसके लिए सर सबसे अच्छी अगर चीज मैं कहूँ तो एनआईओएस के नोट्स जो रहेंगे आपके, वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हैं।
आप अगर वो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और मैं इसके साथ साथ एक और ऐड कर देता हूँ भाई, ये कोई वो नहीं है, आप पता है हिमांशु सर ने सर मैराथन क्लासेस करा रखी है यूट्यूब पे विद क्वेश्चंस, आप वो देखिए, वो भी नहीं होता ना, हमारी ऐप डाउनलोड करो, वो पढ़ लेकर के है, वहां आपको बिल्कुल फ्री बराबर, मतलब 30-40 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, उतने बराबर पूरा 60 नंबर का विद क्वेश्चंस हर टॉपिक के अवेलेबल है। आप वो सोर्सेज जो है सर वो सारे आपकी जो दीक्षा ऐप है ना वहां से है, उसके अलावा जो केवीएस टीचर्स के अपने कोर्सेज होते हैं है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनसे जो पीडीएफ आती है वहां से सोर्सेज ड्राइव किए गए हैं, प्लस आपकी एनआईएस जो आप 502 506 ब्लॉक को यूज करते हैं ना, तो वहां से ये 3-4 सोर्स यूज करके उन्होंने पूरा कोर्स बनाया और बहुत बढ़िया क्लास ली है विद क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, मैंने वहां से कुछ वीडियोस देखे हैं। हाँ। मतलब अभी जब एज इन फीडबैक दे सकते हो, क्वालिफाइड, मतलब जब मेरा क्वालिफाइड हो गया समहाउ, मतलब मुझे वहां से जानकारी मिली कि ऐसा भी हम कर सकते थे, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। आप जैसे बता रहे हो, मतलब वाकई में वहां पे कंटेंट जो है बहुत बेहतर दिया हुआ है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं तैयारी। अगर मतलब जो एस्पिरेंट आगे चल के तैयारी करना चाह रहे हैं तो वीडियोस एक बार जरूर देखें। इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे सर? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाँ। कोई भी मतलब एग्जाम आपका टीचिंग से रिलेटेड है, आप वहां पे मतलब उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है। जैसे कि अगर DSSB के एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगर आप एक बार गो थ्रू हो लेते हैं तो आपको केवीएस के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आपके पीआरटी लेवल पे आते हैं वो थोड़ा सा आपको ईजी लगने लगता है। हाँ, जो बच्चे के हाँ। डीएसएचबी की तैयारी कर भी रहे होंगे तो उनको ऑब्वियसली ये कहते हैं ना कि आप डीएसएचबी की तैयारी कर लीजिए, केवीएस की तैयारी ऑटोमेटिकली आपकी होती चली जाएगी। आप सेंटर्ड होके, मतलब जैसे काफी स्टेट्स हैं अपने अलग अलग एग्जाम्स कराते हैं, तो आप वहाँ के भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं जो भी आपको पेडागोजिकल सेक्शन में मिल जाए। अभी जैसे रीट के एग्जाम्स में होते हैं हमारे वहाँ, यूपी स्टेट के एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। DSSB अपना खुद का मतलब एक ब्रांड एग्जाम कराता है जैसा हम सब जानते हैं, तो वो उसी लेवल पे है सब। आप अगर एक बार उसको वहां से गो थ्रू हो लेते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा भी भाई आप लोगों के इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर और मैं दोनों पर्सनली अवेलेबल भी रहेंगे आप लोगों को आंसर करने के लिए। बिल्कुल। अब आ जाइए सर, फिर उसके बाद आप बच्चों के दो मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स मैथ और इंग्लिश, मैथ्स। तो मैथ के बारे में बता दीजिए सबसे पहले। तो सर मैथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मैथ्स का सेक्शन, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपको एक जो मार्क्स आना है वो बिल्कुल डेफिनेट मार्क्स रहते हैं कि यहाँ पे चांसेस ऑफ करेक्शन काफी कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पीआरटी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्लास 3rd to 10th जो एनसीईआरटीज हैं आप उनकी मैथ्स एक बार गो थ्रू हो लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वहां से जो कॉन्सेप्ट आपके ड्राइव होके आएंगे, आप जितना भी कॉन्सेप्ट वहां से सीखेंगे वो आपका एक स्टेबल कॉन्सेप्ट रहेगा और आगे की चीजों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प बहुत करेगा। ठीक है। क्लास 3rd to 10th की एनसीईआरटी मैथ्स आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए। ठीक है। और सेम अगर इंग्लिश की हम बात करें तो 10th और 12th में हमें एक ग्रामर की बुक पढ़ाई जाती है। आप कोई भी ग्रामर मैं एक मतलब अगर मुझे सजेस्ट करना, मैं लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है 10th या 12th की, आप किसी की भी ले लें, उसके कॉन्सेप्ट्स को एक बार पूरी बुक को रोज 2 पेज 4 पेज करके ऐसे आप एक बार गो थ्रू हो लें। आप मतलब मान के चलिए आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे कि आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। ठीक है। और फिर इंग्लिश की एक बुक आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी भाई। हाँ, बहुत अच्छी बुक है। इतनी अच्छी बुक है, मतलब मुझे लगता है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार उसके कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर उसके कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4 5 6। आप उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका स्टेबल हो जाएगा आपके ब्रेन में कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो ये इंग्लिश का पार्ट। और इंग्लिश सर आती कितने नंबर की? हमारी 10 नंबर की फर्स्ट पार्ट में और 20 नंबर की सेकंड, 20 नंबर की बाद में। तो देखो अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर मैथ में तो हमारे आपने कहा है 10th तक पढ़ो, लेकिन मैथ तो हमारा केवीएस में पहले हमने देखा था वो तो 5th तक का आ गया था। लेकिन देखो एक बात बताता हूँ मैं, अब आप एक बार उससे पहले का भी देख लो। बिल्कुल। सब्जेक्ट कंसर्न में मैथ उन्होंने 20 नंबर का बिल्कुल 10th तक का, टिपिकल 10th तक का दे दिया था। समझ गए मेरी बात? और सब्जेक्ट कंसर्न एज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिफाइन भी नहीं है कि यही सिलेबस आएगा, समझे? तो अगर उन्होंने, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, अगर आपका लेवल एग्जाम यहाँ तक का आ रहा है
तैयारी यहाँ तक की रखो। एक कहावत हमारे वहाँ कही जाती है कि बड़ी मछली पकड़ने जाओगे तो छोटी मछली अपने आप हाथों में आ जाएगी। तो आप अगर हायर स्टैंडर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर लोअर क्वेश्चंस आते हैं तो आप तो इजीली कर लेंगे, उसमें कोई समस्या आएगी ही नहीं। और टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो भाई 3 चीजें तो अपनी बिल्कुल ऐसे गांठ बांध लो उन पे। पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो भी आप उसको पर्टिकुलर बोल सकते हो, सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आपका 100 मार्क्स का डीएचएस में 60 मार्क्स का यहाँ, उस पे कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैथ और इंग्लिश पे कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे आप, दे सकते आप। तो मैथ, इंग्लिश और पेडागोजी हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए सर। अब इसके बाद एक एक करके बता दीजिए आपका है ईवीएस। ईवीएस तो सर मतलब क्लास 3rd to 5th की ईवीएस तो हर बच्चे की जुबान पे रटी होनी चाहिए, सबसे पहला काम तो यही है। और उसके बाद 6 से हमारी साइंस जो स्टार्ट होती है, 6 to 8th, मुझे लगता है 6 to 8th की आपकी साइंस भी आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम आप तैयार कर लें। अगर आप 10th तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट 8th तक, 3 to 8th तक जो साइंस है, ईवीएस है, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तभी आप केवीएस के एग्जाम में कहीं पर से फाइट में होंगे, क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे क्वेश्चंस को लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चंस आए थे उनमें 1 सही है, 2 सही हैं, पहला दूसरे कारक की पुष्टि कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत एकदम छोटा छोटा जो भी पार्ट है उस बुक का वो बिल्कुल पता होना चाहिए, सारी डिटेल। तो क्लास 3rd to 8th की जो ईवीएस और साइंस की, यानी 3 to 5th ईवीएस एंड 6 to 8th साइंस, उससे आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है सर। तो ये ईवीएस, अब उसके बाद एक मेजर सेक्शन हमारा कौन सा बच गया? अब तो वही नॉर्मल आगे जीएस बता दीजिए कितने का। जीएस सर मतलब वैसे तो बहुत ब्रॉड सेक्शन है, आप कितनी भी तैयारी कर लें एक एंड तक आपको ये लगेगा कि मेरा को तैयार है ही नहीं। तो जब मैं तैयारी करता था तो मुझे उत्कर्ष सर की क्लासेस काफी अट्रैक्टिव लगती हैं, मुझे ऐसा और जो लोग वहां से अगर आप तैयारी, मुझे लगता है कि 6 महीने 7 महीने अगर आप कर रहे हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरे ख्याल से कोई भी शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आप मिस कर जाए वहां, क्योंकि वो जो तैयारी कराते हैं सर, तो जीए प्लस जीएस मतलब एकदम यूनिक तरीके से तैयारी कराते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं। थोड़ा टफ हो सकता है, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना उनकी क्लासेस में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी कराते हैं। ठीक है सर। और अब उसके ऐसा कोई स्पेसिफिक होता है कि इतने की ही जीके आएगी, करंट अफेयर इतने का ही आएगा? ऐसा कुछ सर स्पेसिफिक तो नहीं है कि जीए इतनी ही आएगी या जीएस इतनी ही आएगी, बट हाँ हम ये मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। और अगर कोई करंट अफेयर करना चाहे तो कितने टाइम पहले तक की करंट अफेयर को अपना टारगेट मान के चलेगी सर, इतने पहले तक? सर रिसेंट एग्जाम्स में तो मतलब मैंने ये पाया है कि आप कितना भी करके जा रहे हैं वो सब कम ही पड़ रहा है, बट एटलीस्ट आपको पिछले 1 साल का तो करंट अफेयर्स आपको पता होना ही चाहिए, मतलब आप उसके टच में जरूर हो। अब एक बार कंप्यूटर का और बता दीजिए सर, 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। सर कंप्यूटर भी मतलब जितना पार्ट मेन प्ले करेगा आपका जीए और जीएस, उतना ही कंप्यूटर भी है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली 5 नंबर, वैसे कहने के लिए 5 नंबर बहुत छोटा है, बट केवीएस में 1 नंबर आप मतलब 1 नंबर की वैल्यू 0.5 नंबर की वैल्यू आप उन लोगों से पूछिए जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ नहीं। बिल्कुल। तो वो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बहुत पतली सी बुक आती है लूसेंट की, मैंने देखा कि आप अगर वही पढ़ लें बहुत है। उसके अलावा आपका केवीएस में 3 to 5th जो सिलेबस है, 3 to 8th जो सिलेबस है, आप कंप्यूटर का वो पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आपको पता है जब 5 नंबर यहाँ से आना तो आप उनको गंवाइए मत, मेरा ये मानना है, वो आपको आना चाहिए। प्रिपरेशन वाले फेज में अब इसके बाद क्या, मान लो ये चीजें बच्चों ने फॉलो कर ली, फिर उसके बाद क्या? सर अभी हम थोड़ा प्रिपरेशन वाले फेज की बात करते हैं, जैसा कि मैंने हम लोग डिस्कस भी करते आए हैं पहले भी, कि एक सर होता है कि तैयारी करना इन द सेंस कि आपके फॉर्म आ गए, फॉर्म आने के बाद आपने तैयारी करनी शुरू की। उस तैयारी पर वो जो तैयारी आप कर रहे होते तो आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हमेशा। ठीक है। क्योंकि केवीएस कभी आपको महीनों टाइम नहीं देगा। केवीएस जैसा कि हम सबने दिया है तो मतलब मुझे लगता है कि 40 to 45 डेज में हमारे एग्जाम्स हो गए थे। हाँ। तो अब 40 to 45 डेज में आप ये सोचें कि मैं वो तैयारी कर लूंगा कि एकदम से मेरे पास कोई प्रेशर भी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि फॉर्म आने के बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे जिन लोगों को लगता है कि अरे फॉर्म आएगा उसके बाद तैयारी कर लेंगे, क्या ही है, तो वो फिर एक बच्चा जो लगातार तैयारी कर रहा है पीछे से 1 साल से 1.5 साल से,
आप उससे पहले से ही पीछे हो जाते हैं। किसी को रेस खत्म करनी 100 मीटर से और किसी को रेस खत्म करनी 400 मीटर से, 100 मीटर वाले के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमेशा। तो हमें हमेशा तैयारी तो जरूर मतलब रखनी चाहिए। और लास्ट टर्म पे एक ऐसी स्थिति, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मान लीजिए हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, और भी ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हुआ, हमें इनकी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। और ताकि जब लास्ट का कुछ समय ऐसा बचे जहां पर हमें तैयारी करनी है, कुछ 30 दिन बचे हैं, तो आप प्रैक्टिस पे आपका ज्यादा ध्यान हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे। तो सबसे मेन तो यही था जहां पर सबसे पहले ध्यान देना है। और प्रिपरेशन जब भी करें, मुझे लगता है मॉक टेस्ट, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है कि मतलब मॉक टेस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो प्रिपरेशन के बाद का जो सबसे क्वालिटी पार्ट आता है वो है हमारा प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप देंगे, आप उतने ही ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे। जितने ही ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स में विजुअलाइजेशन आएगा, क्लैरिटी आएगी। कि मतलब हमें बहुत अच्छे से याद है कि जैसे मैं एसटी देता था, मॉक टेस्ट देता था, तो 2-3 जगह से, जैसे अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया कि टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अदन मंत्रा में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतीक शिवालिक सर के ऐप में कोई क्वेश्चन दिया, आप तीनों में अलग अलग आंसर मान लीजिए आ गया किसी तरीके से, कि कोई कॉन्सेप्ट कुछ कहना चाह रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, तो हम क्या है अब उसमें उलझ गए। अब उलझ गए तो उलझेंगे तभी सही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हाँ। अगर आंसर मिला ही नहीं, पता चला वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आप गलत करके चले आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है। प्रिपरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। कितने मॉक टेस्ट लगाए सर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे अराउंड 40 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। 20 मॉक टेस्ट उसमें से मैंने टेक्स्ट बुक से दिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का पेपर तैयार करके देता है, जो मुझे रियलाइज हुआ। तो 20 मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक पे दिए। ठीक है। करीब 10 मैंने प्रतीक शिवालिक सर के ऐप से दिए और 10 ही मैंने दिए थे अध्ययन मंत्रा। और एवरेज स्कोर क्या रहता था आपका? एवरेज स्कोर सर 143, 144 ऐसे रहता था। और बच्चे जैसे पूछते हैं सर मेरा 2 स्कोर मैंने अभी दिया था मॉक टेस्ट, और मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर रहा वही 110 नंबर, 115 नंबर, तो अब मैं कितना टारगेट रखूं, या मैं तो डिप्रेस हो रहा हूँ ये चीजें देख के अभी से, तो फिर क्या? इस बात पे सर मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरी रैंक वो मॉक टेस्ट शायद अराउंड 42,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया था उस समय, और मेरी रैंक उसमें थी 13,000 के ऊपर। अच्छा। और मुझे उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि वैकेंसीज तो 6,000 ही हैं, और हमें अगर रैंक मेरी यहाँ पर 13,000 के अप्रॉक्स आ रही है, तो फिर तो मतलब मैं ऐसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हूँ। बट उसको डिमोटिवेशन के तौर पे नहीं लेना, हमें वहां पे क्या करना है कि अपने आप को रिबूट करना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। तो मैंने फिर वहां से देना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो लगभग 6-7 मॉक टेस्ट जब मैंने दे दिए, तो फिर एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हुए। वो रैंक जो 13,000 थी एकदम से आके 1700, 1800 ऐसे आने लगी। फिर धीरे धीरे जो एट द एंड मैंने जो मतलब जो 20 मॉक टेस्ट के बाद जो लास्ट रैंक थी मेरी, वो अराउंड टेक्स्ट बुक पे वो लगभग 1200 के अंदर थी। तो मुझे लगता था कि अगर हम यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी हम अच्छा कर सकेंगे, हम वहां भी कर लेंगे। और आपका मॉक टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना था? सर हाईएस्ट स्कोर मॉक टेस्ट में 149। 149। हाँ। फिर तो उस आपका जो फाइनल स्कोर वही बना। तो एक ये बताओ, मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहता है और फाइनल रियल एग्जाम में जो स्कोर रहता है, वो कितना मतलब आपको लगता है कितना कोरिलेट करता है एक दूसरे से? बहुत कोरिलेट करता है सर। अच्छा। मुझे तो लगता है कि मतलब आप जितना आपका स्कोर रहेगा, आप उससे 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हो बस। अच्छा। आप ज्यादा जरूर हो सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। आप कम नहीं जाओगे, बहुत कम चांस, अगर आपने मॉक टेस्ट को सीरियसली दिया। आप अगर इस तरीके से मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि आपने पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपने मतलब उसके रट लिए क्वेश्चंस, फिर आप दोबारा दे रहे हैं, तो वो जो अगर वैसा रिपीटेडली आ गया तो आपने उसको अलग तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, वो गलत है। फिर मतलब अगर आपने ऑनेस्टली दिया है, पढ़ा, मतलब एक बार मॉक टेस्ट देना हमने स्टार्ट किया, हम उसे रियल एग्जाम की तरह दें। हाँ। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातें सुन के ना। आप कुछ 1-2 ऐसी चीजें जो आप सोचते हो कि भाई काश ये बातें जो अब आपको सर बता रहे हैं, काश कोई ये बातें आपको बता देता तैयारी के टाइम पे। मुझे सर लगता है कि अगर जब मैं तैयारी कर रहा था, तो
सबसे पहली चीज तो जो मुझे लगता है कि हर कॉम्पिटिटर में होनी चाहिए कि आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जो है खुद से जरूर हो, कि मतलब मुझे अच्छा करना है और मुझे उस मतलब एक भूख जिसको कहते हैं ना, अंदर से भूख होनी चाहिए कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है। तो मैं उस समय डरता बहुत था जब वैकेंसीज आई थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो उस समय सबसे पहली बात तो मतलब सबको ये लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, ये मतलब अपने अंदर आप बिठाइए सबसे पहली चीज। और ग्रुपिंग, आपका ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब भी तैयारी करें आपका ग्रुप, मतलब मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था ऐसा मुझे लगता है, मेरी काफी हेल्प की। तो मुझे लगता है आपका ग्रुप जो होता है ना वो आपको बेस्ट बनाता है। आप उसके बीच में जब आपका जैसे एग्जाम है, अब 1 महीने आपका एग्जाम बचा है, तो आपको आप उन लोगों के साथ जरूर रहिए जो आपको पॉजिटिव एरा दें, आपको एकदम मतलब हर समय मोटिवेट करें, और सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड बातें हों, एग्जाम कंसर्न से रिलेटेड बातें हों। एंजॉय करिए, बहुत अच्छी चीज है, बट थोड़ा सा मतलब सीरियस हो अपनी serious तैयारी को लेके, ये फूहड़ एक, पढ़ाना हो। 1 महीने पहले आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप इधर उधर चीजें घुमाएं, बहुत मतलब स्पेसिफिक तैयारी करिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के बाद आपको एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है, मैंने गलती की तो मुझे लगता है कि वैसे इतनी बड़ी गलती अब है नहीं क्योंकि अब सेलेक्टेड है, बट अगर रह जाता तो मुझे कितना दुख होता है ऐसा मैं सोचता हूँ। जब भी आप, क्योंकि इस समय ऑनलाइन मोड पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अगर एग्जाम्स जब आप दे रहे हैं तो आप जो सर्कल करते हैं, हम जो क्लिक करते हैं, काफी ध्यान से क्लिक करिए। आपका जो एग्जाम है वो मतलब आपकी पूरी लाइफ का पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ है ऐसा समझिए। मैंने 4 क्वेश्चंस गलत सर टिक किए, मैथ्स में गलत टिक किए, तो इसलिए मुझे पता है कि मतलब वो गलती हुई और गलत हुआ, क्योंकि आप बहुत इजी क्वेश्चन जब आप गलत करके आते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और 0.5 1 मार्क्स ऐसे सिलेक्शंस रुकने बहुत बुरी स्थिति, तो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको जरूर ध्यान दें। और ये पॉइंट वाली बात है ना सर, ये हम आपसे जब पहले मैंने जिनका इंटरव्यू लिया था ना, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हो भाई, वो लड़का 2019 में जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें रह गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने अभी केवीएस का एग्जाम दिया, साथ में उससे पहले डीएसएसबी का एग्जाम दिया। डीएसएसबी में उसके सर 160 पॉइंट समथिंग कुछ स्कोर था, 0.24 से रह गया वो फाइनल सिलेक्शन में। अब सर जैसा आपने अभी बताया 160.24, ठीक है, 160 मार्क्स एक बहुत ही अच्छा मतलब एक क्वालिटी मार्क्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा और क्वालिटी। उसके बाद भी सिलेक्शन ना होना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कंपटीशन का लेवल, क्या लेवल है कंपटीशन का, आप ये देखिए। तो एक सीरियस कैंडिडेट अगर आप नहीं है तो मतलब मुझे लगता है कि सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत सीरियस होकर तैयारी अब करनी पड़ेगी। हम अदर एग्जाम्स की भी अगर बात करें, अभी देखिए एसएससी का एग्जाम हुआ, 153 प्लस कट ऑफ जा रही है किसी एग्जाम की, तो मतलब ये बहुत लेवल दिखाता है कि मतलब कितना स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो आप अब चूहों की रेस में नहीं है कि मतलब आप दौड़ जाएंगे एकदम से, आपको चीता बनना पड़ेगा, बाघ बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो वो बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये हो गया सर हमारा मतलब फर्स्ट पार्ट में तैयारी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का कुछ ज्यादा ही हवा नहीं बना, या फिर आपको लगता है कि सर इंटरव्यू लिटरली इतनी मेहनत डिजर्व करता था? सर हवा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, लेकिन 40% मार्क्स अगर आपको इंटरव्यू से मिलने वाले हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो एक मेजर रोल जरूर प्ले करने वाला है आपका इंटरव्यू, बहुत मतलब बहुत मेजर। जैसे किसी बच्चे के आपने सुने होंगे कि 158 155 हमने यूट्यूब पे देखे मार्क्स हैं, और सिलेक्शन नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ, इट मींस इंटरव्यू में मार्क्स मिले ही नहीं, या कुछ कम मिले, क्या हुआ पता नहीं। तो ये चीजें मतलब बहुत एक सोचने का मतलब आपको एक तरीका देंगी कि इंटरव्यू आपके लिए कितना मेन है। मुझे लगता है कि आपको तैयारी तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप में कुछ तो क्वालिटीज होंगी। आप एक अच्छे टीचर अगर हैं तो आप में इतनी क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि सामने से आपको कोई ना कर पाए,
सामने से आपको मतलब आपके अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस जरूर शो हो। हाँ, कोई बात करे तो आपको वो एक आपने इंटरव्यूज दिए हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। बिल्कुल, आपने इंटरव्यू दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है, हम लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस जो सबसे ज्यादा की है, तो मुझे लगता है कि हमने पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जितना आपने हायर होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने अच्छे हो जाएंगे। और एक ये चीज होती है सर, 95% ऑफ आवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन, मतलब सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन हाउ वी डील विद पीपल। बिल्कुल, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल प्लेज अ मेजर रोल इन सक्सेस और फेलियर ऑफ आवर बिजनेस। तो ये चीज है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डीलिंग ही है। हमें छोटे छोटे बच्चों को डील करना है। कोई भी बच्चा 160 नंबर ले गए या गड़बड़ दाएं बाएं से 160 नंबर ले आया और फिर मुंह उठा गया ऐसे बैठा है कि मैं तो कर लूंगा, बहुतों को जानता हूं मैं, है ना, जेन्युइनली जानता हूं जिनके 160 165 नंबर थे और इंटरव्यू में ऐसे औंधे मुंह मारा है कि उनको समझ नहीं आया हुआ क्या। क्यों? क्योंकि वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है अब कि हमारे तो नंबर ऐसे आ गए अब। और फिर इंटरव्यू में जब हमारे बस का कुछ था नहीं, कुछ कर नहीं पाए, तो फिर केवीएस को गालियां देते फिर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारे तो इसी में नंबर इतने आ गए अब तो कर ही लेंगे। नहीं भाई, हर एक एक स्टेप पे आपको काटने के लिए तैयार बैठे हैं बच्चे, बिल्कुल, है ना। जो बॉर्डर लाइन पे थे उनको पता था कि थोड़ी सी अगर ज्यादा मेहनत कर दी ना तो जो 160 पे बैठे हैं सारे नीचे आ जाएंगे। सर एक बहुत छोटी सी चीज है, जैसे कि मान लीजिए हम तैयारी करते हैं, ठीक, मेरे 150 मार्क्स थे, तो मुझे लगता था कि अराउंड 30 to 34 मार्क्स अगर मुझे मिल जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर भी एक अंदर डर था कि ऐसा ना हो कि 34 भी ना मिले। तो वो डर तो आपको एंड तक रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पॉजिटिव रहिए, बट लेकिन आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि मैं चीजें खो ना दूं। हाँ, और जो खोने का डर जहां होता है ना सर, वहां आदमी को प्यार होता है, प्यार होता है ना, कि मुझे उस चीज को संभाल के रखना है। ये नौकरी, ये पेपर पास हुआ है ना तो बड़ी मेहनत से हुआ ये, बिल्कुल, ऐसे हवाबाजी के चक्कर में पेपर पास नहीं हुआ। मेरे 6 महीने 7 महीने स्पेशली इस चीज के लिए गए हैं, और इससे पहले कितने टाइम से तैयारी करता रहा था, वो तो एक अलग ही चीज है। इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? सर इंटरव्यू के लिए मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू आपकी सिर्फ पॉजिटिविटी, आपके कॉन्फिडेंस का ही खेल नहीं है। बहुत बड़ा रोल आपके लाइफ का लक भी करेगा, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लक। मुझे लगता है कि मैं अगर अपने इंटरव्यू का किस्सा बताऊं तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, वो वाली स्थितियां थी। मतलब मैं शाम को, हमें एक प्रोफार्मा मिलता है जिसमें हमें पूरा बायोडाटा भर के देना होता है। अब मैं लिख रहा हूं और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरी राइटिंग मेंशन की जाए, जो सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो राइटिंग मेरी जरूर फोकस करें कि इसकी राइटिंग अच्छी है। और मैं लिख के एक पेज मैंने लिखा और बाकी सारे मैंने प्रिंट कराए, ठीक है। और मैंने सोचा ये अब नहीं ले जाऊंगा, जो मैंने लिखा था मैंने सोचा ये नहीं ले जाऊंगा, मैं प्रिंट वाला ले जाऊंगा। तो मैंने वो रख दिया और पता नहीं कैसे समहाउ वो पेज अपने आप मेरे उस बैग में है और मुझे वो ले जाना पड़ गया समहाउ। मुझे नहीं पता ये पेज में ले जा रहा हूँ। और मैंने उनको सामने से जब अपना प्रोफार्मा दिया, वो एक्चुअली वहां पे हमारा सबमिट कराया गया, और उसके बाद उनके सामने जब प्रोफार्मा गया तो उसमें जो सामने बिल्कुल मेन हेड कर रहे थे उन पैनल को, शायद मेरा जो मेन लिखा हुआ पेज उनके हाथों में। एंड द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने बोली, मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने कहा कि राइटिंग तो आपकी बहुत अच्छी है। आई वॉज लाइक कि ये कैसे हो सकता है, यही तो चाहिए था। अब इंटरव्यू उस दिशा में जा रहा था जिधर मैं ले जाना चाह रहा था। कि सबसे पहले उन्होंने वो पूरा प्रोफार्मा पढ़ा, उसके बाद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई एम गुड एट सिंगिंग, तो उन्होंने पूरा सिंगिंग पे फोकस कर लिया कि बताइए भाई आपने कैसे सिंगिंग, आपने कैसे, और बच्चों को कविता कैसे पढ़ाएंगे। अब आप फंसने वाले हो, पता है आपको। पूरा मोल्ड कर दिया। हाँ, लेकिन अब आप यहाँ फंसने वाले हो, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा सर कुछ भी छोटा सा गा के दिखा दो चाहे कोई एक बढ़िया सा आपका फेवरेट सॉन्ग या कुछ भी जो आप चाहते हो बच्चों को गुनगुना के। एक मतलब जो लाइफ हम सरवाइव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दिन नहीं है ये पूरी जिंदगी है, तो उस पे एक 2 लाइन है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो
सर इतना ही है। मजा आ गया होगा भाई। मैंने साथ गाने की तो कोशिश की थी, पर मुझे लगा मैं कितना बदतर गा रहा हूँ भाई, इससे विनाशकारी कुछ नहीं हो सकता। वही है सर कि एक बार आप मतलब लक आपका वर्क करता है तो वहां पे वही चीजें हुई। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी रहे कि जैसे मतलब मैं प्रिपेयर करके गया था, वो मुझसे पूछेंगे कि आपने साइंस साइड से आर्ट साइड चयन क्यों कर लिया, ग्रेजुएशन आपने बीए क्यों किया। तो मैं प्रिपेयर था कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और वही हुआ। तो मैं मान के चलता हूँ जो लक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप सोच के जा रहे हो कि ये चीजें हो और वो हो। मुझसे आप मतलब एक डेमो मुझसे जो लिया गया, उन्होंने पूछा कि 3/4 और 7/5 में विच वन इज ग्रेटर, आप बच्चों को क्लास में कैसे समझाओगे। ठीक। और मैंने 3 दिन पहले ही उस टॉपिक को पूरी तरीके से सोच रखा था कि मुझे कैसे कराना है। तो ये है आपका लक, कैसे चीजें चलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है सर, आप वाली जो चीज है ना ये, अब बच्चे, क्योंकि बच्चों का भी बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, सेम क्वेश्चन होंगे कि सर एक तो यही बता दीजिए कि आपने पढ़ाया कैसे, चलो वो तो एक बाद की बात वो है, बात की बात है ना, वो डेमो वगैरह वो तो हम बाद में भी कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉन मेडिकल, मेडिकल या साइंस साइड से होंगे, जी, बाद में उन्होंने स्ट्रीम स्विच करी सोच की होगी, होगी। तो उसका स्पेसिफिक क्या आंसर किया आपने कि जो मतलब एज इन एक तरह से थोड़ा सा जस्टिफाई हो गया? मुझे सर जस्टिफाई कुछ करना ही नहीं था, मैंने पूरा रियलिटी एक्सप्रेस की उनको कि ठीक है। हमारे पूरे परिवार में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बहुत बाहर तक पढ़ा हो, यहाँ तक पढ़ाई की हो मेरे फादर के बाद में। हम्म, तो पहले के टाइम में क्योंकि एजुकेशन जो थी, एक आप 12th पास करके आप टीचर बन जा रहे थे, फिर बीटीसी वगैरह आपको बाद में करा दिया जा रहा है या पहले करा दिया जा रहा है। मैं अपने परिवार में पहला पर्सन था जिसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में मतलब तो मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं आईआईटी की तैयारी करूं, इंजीनियर बनूं। बट समहाउ मतलब मैं वहां से क्रैक नहीं कर पाया चीज़ें, मैं बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाया, तो वो एक फेलियर रहा। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत, और मैं कृष्ण जी का मतलब एक उपासक रहा हूँ काफ़ी समय से। और हमारे वहाँ सूरदास जी की कविताएं काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहती हैं, तो मैं उससे बहुत प्रेरित रहा हमेशा। तो मुझे हिंदी साहित्य काफ़ी अच्छा लगा हमेशा, तो मैंने हिंदी साहित्य फिर चुना और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से ही किया। इसीलिए यही बात मैंने उनको भी बताई। अच्छा। एंड देवर, उन्होंने सीधे सिंपली मुझसे ये कहा कि आप कृष्ण भक्त शाखा की कुछ 4-5 पंक्तियां मुझे सुना दीजिए। जस्ट सुना दीजिए। तो जैसे हमारे वहाँ नरोत्तम दास जी, हमारे सिधौली हमारे पास पड़ता है, मिश्रिक के पास में, तो नरोत्तम दास जी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी सुदामा चरित रचना है। तो मैं ज़्यादा तो पंक्तियां नहीं उनकी सुना पाऊंगा, लेकिन आप सभी ने सुना होगा कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। और हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये पंक्तियां मैंने उनको गा के सुनाई थी यहाँ पे बैठकर। अब मुझे कन्विंस कर दिया, आप डिजर्व करते थे सिलेक्शन, ठीक है ना। तो वहां से चीजें अच्छी हुई। चलो ठीक है सर। ये और ऐसा ही नहीं सर, सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मैंने दिए हूँ। मैं मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जिनके मैं जवाब नहीं दे पाया। जैसे एग्जाम्पल है उसका, उन्होंने मुझसे एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर मुझसे पहले लिखवाया, अराउंड 13-14 डिजिट का, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इसको आप इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ के बताइए क्या पढ़ेंगे। अच्छा। मिलियन ट्रिलियन। और मुझे दिमाग में उस समय पता नहीं क्या, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करते हैं उस समय, मुझे ऐसा लगता है आप आंसर सबके नहीं दे सकते। तो मैं मतलब मुझे लगा कि सर रोमन नंबर, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा सर रोमन नंबर में? बोले नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैंने कहा सर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। बोले आप बता सकते हो नहीं बता सकते? मैंने कहा सर सॉरी, क्योंकि मुझसे हमारे एक सर थे, सीनियर टीचर थे, उन्होंने कई बार मुझसे ये बात कही थी कि आप कभी भी इंटरव्यू में जब जाएं, उसको घुमाना नहीं है। हाँ। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उसको घुमाइए मत, आप उसको एग्जैक्टली बताइए, क्लियरली बता दीजिए कि मुझे ये सब चीज नहीं पता है, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मतलब उनको इरिटेट मत करो। इरिटेट मत करो, आपको आता है। अगर ये है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए अच्छे से आंसर कर पाए। हाँ। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको मत घुमाइए, मतलब दिमाग मत खराब करो, आगे बढ़ो। उन्होंने मुझसे सीधे से कहा कि आप इसको पढ़ सकते हो? मैंने कहा सर नहीं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं एक रोमन नंबर आपको बोलूंगा, आप लिख पाओगे? और मैं थोड़ा सा फियर में आ गया हल्का सा कि ऐसा ना हो 14-15 डिजिट का फिर से दे दे नंबर और मैं पढ़ भी ना पाऊं। तो मैंने फिर उनको सीधे बोल दिया, मैंने कहा सर कुछ नंबर्स मुझे आते हैं। तो देवर वो मुझे एफरेट करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा ये सब मत बताइए, आप ये बताइए जो मैं नंबर बोलूंगा वो लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? तो मैंने कहा कि सर सॉरी मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैंने क्लियरली एग्जिट ले लिया वहां पे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, वो सब चीजें रही। ठीक है। कितना स्कोर रहा आपका इंटरव्यू में?
सर 56 मार्क्स। 56 बहुत बढ़िया स्कोर रहता है। 50 52 मेरे थे, है ना। चलो गजब। 52 आपके थे। उसका मतलब उसका रीजन कुछ ये है, कहते हैं कि गुरु से अगर बेहतर चेला ना करे तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। भाई मैंने बाप तो बेटा बन तो गुरु का चलना पड़ गए तो है करे। मैंने काफी इंटरव्यूज आपके भी देखे हैं कि मतलब वहां से मैंने चीजें काफी सीखी कि कैसे करना है। अरे भाई तो हाँ, मैं वो अभी मेरे कहाँ काम है सीख- वहीं से। अभी तो बस ये है कि नए नए बच्चों से आप जैसे से मिल लेते हैं, थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाता है। अरे बस इतना ही, और कुछ नहीं है यार। इसी उसमें किसी को कोई छोटी मोटी मोटिवेशन मिल जाए, किसी का भला हो जाए भाई, तो बस ये है कि आप लोगों के भाग का हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा। डिस्कशन से सर फायदे तो होते हैं, मुझे हुए तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी होने चाहिए। हम्म। हम अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके बाद उससे फायदा ना, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। हम्म। मेरे ख्याल से फायदे होते हैं। ठीक है, तो बस भाई यही था हमारी तरफ से एक छोटा सा आप सबके सामने एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। और आप लोगों के मन में क्या क्वेश्चन है, सर से क्या और पूछना चाहते हो, अभी आप तैयारी को लेके क्या सोच रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, वो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर दीजिए। अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हो, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस मैं कर सकता हूँ अपनी ओर से वो बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। और क्या आपको सुझाव दे सकता हूँ वो बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिए जाएंगे। आपका भी अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है तो आप प्लीज़ हम तक रीच आउट कर लीजिए। हमें मुझे ईमेल कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अश्वनी शोरान करके आप इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे, टेलीग्राम पे ढूंढोगे तो भारी मात्रा में वही मिलूंगा मैं। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय श्री राम। अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि बड़े आपसे छोटे और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और खुश महसूस करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हो गया दोस्त।